गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप एवरीवन इज फाइन। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पे। आज हमारी 100 टेस्ट की सीरीज का टेस्ट नंबर 14 का डिस्कशन है। आज 5 मार्कर वाले रहेंगे आपके सामने। जो बच्चे रेगुलर लिख रहे हैं 24 घंटे में उनकी कॉपियां चेक होकर उनको वापस भी मिल रही हैं। आई होप आप भी लिख रहे होंगे। सारी डिटेल बैच के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द एथिकल एंड लीगल डायमेंशन ऑफ सरोगेसी इन इंडिया। तो क्वेश्चन को समझना पहला स्टेप है। आपको क्वेश्चन समझना है कि सरोगेसी जो प्रैक्टिस है उसके हमें एथिकल डायमेंशन प्लस लीगल डायमेंशन, तो जितना हो सके क्वेश्चन को तोड़ो। 5 नंबर में है तो ढाई ढाई में तोड़ दो। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। और बॉडी हम क्या करेंगे, दो पार्ट कर देंगे, पार्ट ए पार्ट बी। तो ये स्मार्ट होता है कि जितना क्वेश्चन को तोड़ा जाए उतना बढ़िया रहता है, बिकॉज पार्ट बाय पार्ट आप भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आप इस इंट्रोडक्शन में या तो सरोगेसी की डेफिनेशन बता दो या सरोगेसी के बारे में क्या करंट में चल रहा है वो बता सकते हो कि सरोगेसी इंडिया में कॉम्प्लेक्स एथिकल और लीगल डायमेंशन से गुजर रही है और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बिकॉज सोशल नॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, लीगल एम्बिग्यूटीज हैं। सरोगेसी होती क्या है? सरोगेसी इज लाइक रेंटिंग द वोम्ब। आप किसी और के पेट में अपना जो जायगोट है वो प्लांट करते हो और उसको वो सारा नेचुरल प्रोसेस करना उससे गुजरना पड़ता है, बट जो बच्चा पैदा होता है वो आपके जेनेटिकली आपसे मैच करेगा इस प्रकार से। तो इसमें एथिकल डायमेंशंस क्या हैं? एथिकल डायमेंशन ये है कि इसमें एक्सप्लोइटेशन के कंसर्न्स रहते हैं, बिकॉज जो भी ये वुमेन को चूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अपनी विलिंगनेस से हो, बिकॉज यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है तो उनको मजबूर किया जा सकता है। ये एथिकल क्वेश्चंस हैं उनके कंसेंट के बारे में, तो नोबडी टेक्स कंसेंट। तो उसमें वो जब चीज कमर्शलाइज होने लगती है तो उसमें कंसेंट कहाँ रह जाता है? अगर मान लो उसमें ट्विंस हो जाते हैं या फिर जो बच्चा है वो डिसेबल्ड पैदा हो जाता है तो हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो इसमें जो बेचारी गरीब महिलाएं होती हैं, जो वनरेबल सेक्शंस हैं, उनको फोर्सफुल प्रेगनेंसी दी जाती है और ये फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा बन जाता है, मतलब फाइनेंशियल मोटिव ज्यादा हो जाते हैं रेदर देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, तो इसमें ये एक तरह का कॉमर्शलाइजेशन ऑफ वोम्ब आप बोल सकते हो। तो ये एक एथिकल कंसर्न हो गया। दूसरा, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड की जो एक बहुत ही सेक्रेड प्रोसेस होनी चाहिए थी, है ना, उसको आपने कमर्शियल सर्विस बना दिया है। तो दैट यू आर ट्रीटिंग वुमेन लाइक ए चाइल्ड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री, कि आप उससे बच्चे पैदा ही कराई जा रहे हो 1 2 3 एंड देयर इज नो लिमिट। ईयर आफ्टर उसको फोर्सफुल प्रेगनेंसी दी जाती है, तो इट इज लाइक बेबी सेलिंग के बराबर हो सकता है, बच्चा पैदा करके आप दे रहे हो। ऑब्जेक्टिफिकेशन, कमोडिफिकेशन, एक्सप्लोइटेशन, जो भी आप लिखना चाहो, तो सर्विस के बजाय, ठीक है, तो आप उसको एक डिग्निफाइड मैनर में ना करके जस्ट मेयर सर्विस प्रोवाइडर बना सकते हो। ठीक है। थर्ड इज राइट्स ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी आइडेंटिटी को लेके, उसकी सिटीजनशिप को लेके भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। अगर मान लो कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको जब पता लगता है कि दैट आई वाज बोर्न फ्रॉम सम अदर लेडी, तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, उसको महसूस होता है कि दैट दैट लेडी इज माय रियल मदर, है ना, जिसने जन्म दिया है। या मान लो कोई अमेरिकन सिटीजन है, वो भारत में बच्चा पैदा करते हैं, तो क्या उसको अमेरिकन सिटीजनशिप मिलेगी? क्या उसको भारत की मिल जाएगी? तो देयर आर मेनी कंसर्न, एथिकली कंसर्न। लीगल डायमेंशन में क्या है? इसमें एक सरकार ने एक्ट बना रखा है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। तो इसमें क्या कर रखा है कि सरकार ने अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी अलाउ कर रखी है, बट कमर्शियल सरोगेसी बैन कर रखी है। अल्ट्रुस्टिक का मतलब है विदाउट मनी यू कैन हेल्प ए कपल, बट ये फैमिली में ही हो सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो सारी फॉलो होनी चाहिए, बट इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो सारे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जो इसमें लीगल इश्यूज हैं उसमें आपको, अगर इससे बाहर जाते हो तो आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। आप देखो कमर्शियल सरोगेसी प्रोहिबिटेड है, बट फिर भी ये नीचे नीचे चलती है, तो ब्लैक में चलती है भाई ये। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक्सप्लोइटेशन होता है। जो मदर है उसके राइट्स पोस्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, पोस्टपार्टम जिसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी के बाद ए वुमन हैज टू गो थ्रू सेवरल चेंजेस इन हर बॉडी साइकोलॉजिकली। तो आपने अपने आस पड़ोस में देखा भी होगा कि कितना मतलब किस प्रोसेस से गुजरते हैं, उसी प्रोसेस से किसी महिला को बार बार गुजारा जा रहा है। तो इसमें एक एथिकल इशू ये भी आता है दैट मदर स्टार्ट्स फीलिंग अटैचमेंट विद द चाइल्ड। उसने उसको जन्म दिया है तो उसके हार्मोन वैसे ही रिलीज होंगे जैसे नेचर ने बनाया होगा। तो जो सरोगेट मदर है और जो बच्चा है, इनका क्या, उसका उसका वेलफेयर का क्या? आफ्टर प्रेगनेंसी उसको, उसका जो पोस्टमार्टम है उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या? तो इस प्रकार से उन बच्चों को ट्रैफिकिंग में भी यूज कर लेते हैं।
और इसका रेगुलर और एनफोर्समेंट आप देखोगे तो जो मॉनिटरिंग है दैट इज वीक, और जो अंडरग्राउंड अरेंजमेंट है वो चलते रहते हैं। देयर आर सेवरल इश्यूज सरोगेसी के बारे में आप जितना भी लिखना चाहो, बट 3-3 पॉइंट आपको लिखने चाहिए। सरोगेसी के बारे में आप बताओ, कंक्लूजन यही करोगी दैट सरोगेसी के बारे में हमारा जो कमियां हैं उनको पूरा करना चाहिए, एंड इट शुड बी मॉनिटर्ड rather than complete banning, it should be monitored and the rights of the mother and child should be ensured। ठीक है, यही एक बढ़िया कंक्लूजन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, critically examine the effectiveness of the sexual harassment of act 2013 in the ensuring safe workplace for the act। तो जो आपका 2013 का एक्ट है जिसको हम पोश एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एट सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ द ऑफेंसेस या सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, तो ये 2013 में एक्ट आया था। क्या ये वुमेन के लिए इफेक्टिव हो पाया है? तो लार्जली इट इज इफेक्टिव, बट कमियां इसमें भी हैं। कमियां ये है कि इसका अवेयरनेस नहीं है, सोशल स्टिग्मा है, या जो वीक स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर ये ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। वुमेन फियर कैरियर प्रोग्रेशन रुक जाएगा, इस प्रकार के इश्यू हैं। बट आईसीसी करके कमेटी बनाई जाती है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों में वुमेन के प्रति जो राइट्स की अवेयरनेस है वो बड़ी है, और जो केसेस हैं वो भी राइज हुए हैं उसमें जो फाइलिंग की जाते हैं। तो जो ये जो हमारा एक्ट है, एक्ट नोन इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड द रिड्रेसल एक्ट 2013, ये कोशिश क्या करता है कि वुमेन्स के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया जाए, और उस अगर कंप्लेन करनी है तो एक आईसीसी कमेटी बनाई जाती है ताकि वो अपने सारे जो कंसर्न है वो वहीं पर एड्रेस कर पाए, उसको कोर्ट तक ना जाना पड़े। बिकॉज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, केस फाइल करना, फिर वकील करना, और हो सकता है कि आपको ही विक्टिम बना दिया जाए, तो कई सारे इसमें एंगल आ जाते हैं। तो इफेक्टिवनेस अगर हम देखें तो भाई अवेयरनेस और रिपोर्टिंग तो बढ़ी है, नो डाउट, इसमें वुमेन राइट्स के प्रति काफी राइट बढ़े हैं, और इसमें एक आईसीसी कमेटी बनाई जाती है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी, जो कि वुमेन को एम्पावर करती है कि भाई आप रिपोर्ट करो हरासमेंट, आपको कोई गंदे इशारे कर रहा है, आपसे प्रमोशन के लिए फेवर मांग रहा है, आपको ऑब्सीन या कुछ पोर्नोग्राफी कंटेंट भेज रहा है, तो आप उसे कंप्लेन कर सकते हो। तो इससे क्या दिखता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंफोसिस, टीसीएस, यहाँ पर वो केसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं। लीगल अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉइज आर लीगली बाउंड, कि उनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। अगर आईसीसी में कुछ आ जाता है तो दे नीड टू उसका कंसेंट, उसको टाइमली उसको एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑन पेपर आ रहा है, तो उनको एक मैंडेटरी है कि आपको आईसीसी सेटअप करना ही पड़ेगा। और जो विक्टिम के राइट्स हैं उसमें कॉन्फिडेंशियल रिव्यू होती है कि भाई किसने रिपोर्ट करी है, उसमें काफी सारे प्रोसेस होते हैं, बट नो नीड टू वो है ना, बिकॉज अगर आप कंप्लेन करोगे तो हो सकता है सामने वाला पावरफुल है, वो आपको इनडायरेक्टली परेशान करने की कोशिश करे, तो आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी रखी जाती है, और जो रिलीफ बनती है वो भी दी जाती है। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंज ये आ रहे हैं कि एक तो इसका इनकंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन है, बहुत सारे वर्क प्लेसेस पर जो छोटे हैं या इनफॉर्मल है वहां पर वो आईसीसी नहीं बना पाते हैं। छोटे हैं का मतलब क्या है, जैसे इनफॉर्मल लेबर्स हैं, तो वहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो कहां कंप्लेन करेंगे? मान लो कोई स्मॉल एंटरप्राइज है, उनके पास ऐसा है ही नहीं, इतने रिसोर्सेज है ही नहीं। फियर ऑफ स्टिग्मा एंड विक्टिमाइजेशन, तो स्टिग्मा का मतलब क्या होता है कि आपको इस नजर से देखा जाएगा कि भाई कि इसको तो नौकरी से निकाला जा सकता है, या उसको फोर्स किया जा सकता है, या उसी को विक्टिम मतलब विक्टिम कार्ड खेल के उसको पनिश करवा दिया जाता है कि भाई ये माइट बी झूठे केस लगा रही है, और उसको देयर सो मेनी थिंग्स इनटू इट। तो वुमेन आफ्टर वुमेन रिपीट मतलब अवॉइड करती है ताकि वो रिपोर्ट ना करे, किस लिए? वो चाहती है कि उसके कैरियर पर रिपरकशंस आएंगे, मान लो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, या दूसरी कंपनी में जाएगी तो उसको रेफरेंस नहीं मिल पाएगा, या हो सकता है लोग उसी को ब्लेम करने लग जाए, है ना, आइसोलेशन में चला जाए। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई कि लड़की ने ही कुछ किया होगा, अदरवाइज उसने उसको अट्रैक्ट किया होगा, या उसने पहले उसका कंसेंट जैसा अब ये नाटक कर रही है। सो मेनी थिंग्स इन कॉम्प्लेक्स इन सोसाइटी, तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है, तो इस वजह से हमको हेजिटेशन दिखती है, बट द केसेस आर राइजिंग। तो ओवरऑल तो पॉजिटिव, बट सिग्मा तो हर जगह रहेगा, डिसेबल्ड को भी है, वुमेन को भी है, हो सकता है जो रेप विक्टिम्स हैं, तो स्टिग्मा तो हमेशा बना ही रहता है, डाइवोर्स में भी बना रहता है, सिंगल मदर में भी रहता है। लिमिटेड आउटरीच एंड अवेयरनेस, तो जो अवेयरनेस है वो अभी भी लिमिटेड है, इस वजह से इसकी इफेक्टिवनेस भी लिमिटेड है। और जो रिड्रेसल होता है दैट इज स्लो एंड इनइफेक्टिव, बिकॉज उसको उसको जस्टिस आने में समय लग जाता है, तो उस उतने टाइम पीरियड में क्या होता है, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बिकॉज इट इज वेरी लेंदी एंड ब्यूरोक्रेटिक कंप्लेन रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसका इमीडिएट नहीं होगा, उसकी प्रोसेस फाइल पे फाइल चलेगी, बट तब तक आपको मेंटल हरासमेंट वो होती रहेगी। तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि एनफोर्समेंट भी इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, तो लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग, इससे क्या होता है कि उनको मोटिवेशन मिलता है कि भाई कुछ होना तो है नहीं। तो एक एक बात बोली जाती है दैट द कि अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं
कि कानून कितना सख्त है, इससे क्रिमिनल नहीं रुकते हैं। कानून कितनी श्योरिटी से इंप्लीमेंट होता है, उससे विक्टिम रुकता है। मान लो रेप का जो सजा है वो फांसी है, लेकिन हर घंटे में रेप हो जा रहा है भारत में। लोग डर क्यों नहीं रहे हैं? क्या उनको मौत से डर नहीं लगता? बिकॉज उनको पता है कि जुडिशरी में आपको मौत आते आते ही 15 साल लग जाएंगे। निर्भया कांड हुआ था 2011-12 में, उनको फांसी 2020 में हुई है, जबकि वो तो वेल प्रूव और मतलब हीनियस क्राइम था, उसमें भी 9 साल लग गए। वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तारीख, फिर मर्सी, पता नहीं क्या क्या। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फियर या थ्रेट नहीं मिलता है। अगर ऐसा पता होना कि भाई प्रूफ होते ही अगले दिन फांसी लग सकती है, तो लोगों के मन में थोड़ा डर पैदा होता है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इन कंक्लूजन एक्ट इज प्रोग्रेसिव, ठीक है, हमको पॉजिटिव स्टैंड ही लेना है, ये ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव कंक्लूड नहीं करना है। और सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं, आपको यही बताना है कि कमियां हैं, सब में होती हैं, और इंप्रूव कर देंगे तो और बेहतर हो जाएंगे। तो 2013 का जो एक्ट है, दैट इज प्रोग्रेसिव इंटेंट अचीविंग सेफ वर्क प्लेस, बट अभी भी चैलेंजेस हैं, बिकॉज वीक इंप्लीमेंटेशन है, कल्चरल बैरियर्स हैं, गैप्स हैं। लेकिन अगर आप इसको बेहतर करोगे ना, ट्रेनिंग के साथ, रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ, कल्चर सेंसिटाइजेशन के साथ, तो आप इससे और बेहतर कर पाओगे। आपको ऐसा ही स्टैंड लेना है लास्ट में। नंबर 3, हाउ डज द लेजिस्लेचर अट्रैक्ट अटेंशन टुवर्ड्स मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो जो लेजिस्लेचर हैं वो किस प्रकार अटेंशन गेन करते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस पे। तो उनके पास काफी सारी चीजें होती हैं। आप बताओ कि लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग पहले से। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे उनके पास क्वेश्चन आवर है, जीरो हावर है, वहां पर वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन है, मान लो जो कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंस का मैटर आए तो कॉलिंग अटेंशन मोशन यूज कर सकते हैं। या अर्जेंट मोशन आ जाता है, कई बार आपको नॉर्मल बिजनेस रोक के आपको अर्जेंट मैटर उठाना पड़ता है, जैसे डिबेट डिस्कशन हो गए, तो वहां पर बजट एलोकेशन के ऊपर फुल डिबेट होती है। तो ये दीज सेशंस हाईलाइट द इन्फ्लेशन, और प्रॉपर जब डिस्कशंस होते हैं तो वो बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये कमेटी क्या करती है? स्पेशल इश्यूज पर कमेटी बन के आती है, तो ये डिटेल में स्क्रूटनाइज करते हैं उसको। आप एग्जांपल देखोगे ना, तो जैसे ये जो पीएससी कमेटी है, इन्होंने तो बताया था कोल अलोकेशन वगैरह, टेलीकॉम का लाइसेंस, 2G स्पेक्ट्रम वगैरह, तो ये ऐसे निकल के आते हैं। आप इसके लिए अलग से रेजोल्यूशन या मोशन ला सकते हो। जैसे हमने ऊपर देखा ना, कॉलिंग अटेंशन मोशन, तो जैसे वुमेन सेफ्टी के ऊपर लाया गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लाया गया, या स्पेशल मेंशन या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी हो सकते हैं। तो कोई भी आप 5 से 6 लिखो। ये हम पार्लियामेंट में, हम प्रीलिम्स में ही पढ़ते हैं ये सारी चीजें, तो बहुत ही स्टैंडर्ड है, इस पे हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो पार्लियामेंट के पास काफी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इफेक्टिवली इसको अट्रैक्ट करती हैं। मान लो आपको कॉलिंग अटेंशन मोशन, जीरो आवर, ठीक है, या ये क्वेश्चन आवर हो गया, या फिर डिटेल में स्क्रूटनाइज कमेटी होती है पीएससी वगैरह, तो ये सारे मिलके आपको कोशिश करते हैं कि कलेक्टिवली हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें और पब्लिक जो अकाउंटेबिलिटी है उसको प्रमोट करें। तो आपका जो कंक्लूजन है ना, वो होना चाहिए पॉजिटिव, और वो होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक, कि फ्यूचर में बेहतर होने वाला है। नया एंगल नहीं खोलना है कंक्लूजन में, कि कंक्लूड का मतलब ये होता है निष्कर्ष क्या, आपने पूरी बात बताई तो उसका ये निष्कर्ष निकला। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल आपसे पूछ रहा है, किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में। तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत फ्रूटफुल होती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती हैं। और ये जो कमेटी होती है बहुत डिटेल में स्क्रूटनाइज करती है चीजों को। मान लो पॉलिसी है या गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन है, तो उस स्क्रूटनाइज वजह से गवर्नमेंट, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, लोगों को ट्रस्ट भी बढ़ता है, और ट्रांसपेरेंसी भी आती है। मतलब किसी ने भी कोई भी काम किया, अगर वो खुला है लोगों के सामने, तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये डिटेल एग्जामिनेशन होता है कमेटी का, है ना, तो इससे क्या होगा कि सारी चीजें जो हैं, मान लो प्रपोजल हैं, वो सारे रिव्यू होंगे। जैसे आप देखोगे डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जीएसटी अमेंडमेंट्स हैं, तो इनके ऊपर अलग से स्टैंडिंग कमेटी बैठती है, वो ढंग से पार्ट बाय पार्ट, क्लोज बाय क्लोज पढ़ती है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है, सरकार जहां पैसे खर्च कर रही है, पीएससी उसके ऊपर नजर रखती है, और वो देखती है कहां कहां पर ऐसे इरेगुलरिटीज दिख रही हैं, और उसके ऊपर रिकमेंड भी कर देती हैं। ये इनके रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, बट दे कैन रिकमेंड कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, पीएससी ने 2G स्पेक्ट्रम को में जो इरेगुलरिटीज हुई थी, घोटाला, उसको उजागर किया था। आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, उसको भी स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। मान लो जैसे ये बीएसएनएल हो गया, एयर इंडिया हो गया, इनकी फंक्शन हो गई, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो गई, इनके बारे में भी स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। नंबर 4, इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस बढ़ेगी। ये तो आपका मस्ट पॉइंट है। जब भी कोई ऐसा ऐसा एक्शन आए जिससे लोगों में ट्रस्ट बढ़े,
तो वहां ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप सरकार को लेनी ही पड़ेगी। दैट इज आर्ट। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे अगर होंगे तो गवर्नमेंट में ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, राफेल डील हुई, उसके ऊपर बनाया गया तो डिटेल निकल के आई, तो उसकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सेट हुई ना, लोगों को पता चला कि कैसे कैसे डील हुई है, कितने पैसे लिए गए, दिए गए। नंबर 5, मॉनिटरिंग एंड द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। तो रेगुलरली ऐसी जो कमेटी है वो टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट देती रहती हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी हेल्थ के ऊपर, तो उसने इन एडुकेशन बताई थी कि कोविड-19 मैनेजमेंट में गड़बड़ हुई है, तो ऐसे टाइम टू टाइम वो अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं। और इसमें ये जो कमेटी है ये आपको एक्सपर्ट एडवाइस देने का भी काम करती है। मान लो जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, दे आर नॉट, every parliamentarian is not studied in well like higher college। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं या प्राइमरी तक पढ़े हैं या सेकेंडरी तक पढ़े हैं, तो उनको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है यहाँ से। मान लो आपको एक्ट बनाने जा रहे हो डेटा पे, तो आपको नहीं पता कि डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टू स्पेक्ट्रम में क्या टेक्नोलॉजी होती है, तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी कमेटी में लिए जाते हैं। तो इन कंक्लूजन क्या है कि बहुत ही पॉजिटिव है, ये जो कमेटी बनाई जाती है ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाती हैं और ये आपकी ट्रांसपेरेंसी को भी फोकस में लाती हैं और गवर्नमेंटल रेस्पॉन्सिवनेस को भी इंश्योर करती हैं। लेकिन इनका जो रोल वगैरह है वो हम इंश्योर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। इसको ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज कमेटीज आर कंसिडर्ड क्वाइट इफेक्टिव। ये सारा काम करने में मतलब अपना अपना जो रोल है वो पूरा करने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है। नंबर 5, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। अगर आप अपने आप को खुद को खोजना चाहते हो तो दूसरों की सेवा में खो दो। तो ये गांधी जी का फेमस कोट है, दूसरों की सेवा का मतलब क्या है, सर्विस ऑफ अदर्स। तो गांधी जी हमेशा सर्विस की ही बात करते थे कि दूसरों की सेवा करो, है ना। सर्विस टू ह्यूमन काइंड इज लाइक सर्विस टू गॉड। एथिक्स में तो ये शब्दों का जाल बिछाना, आपको कंटेंट कम हो गया एथिक्स में, लेकिन लिखने की जो कला है वो आपको सीखनी पड़ेगी, ब्यूटीफुल वर्ड्स आपको लाने पड़ेंगे। तो गांधी जी कहना क्या चाह रहे हैं इस चीज से, वो कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप खुद की सेल्फ डिस्कवरी करनी है कि मैं क्या हूं, अपनी डीपर वैल्यूज को जानना है, तो बी काइंड, बी अल्ट्रुइस्टिक, लोगों की मदद करो। जीवन का पर्पज क्या है वो ढूंढना है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, आप किसी की सेवा करते हो तब आपको पता लगता है। भंडारे में सेवा करके देखो कभी, या गुरुद्वारे में कहीं बर्तन मांझ के देखो, आपको कितना सुकून महसूस होगा कि मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूं। और सारे ही अगर एक दूसरे की सेवा करने लगेंगे तो इस संसार में दुख कम हो जाएगा। सेवा करवाने का जो भाव है वो आपको ग्रीडी बनाता है ना। कोई भी इंसान बहुत सारा पैसा क्यों कमाना चाहता है, बिकॉज पैसे से सर्विस मिलती है। अगर मान लो मैं होटल में जाता हूँ 5 स्टार में, तो इफ आई हैव 50,000 तो देर विल बी 50 पीपल अराउंड मी। कोई मेरे लिए खाना बना रहा है, कोई मेरे लिए रूम साफ कर रहा है, कोई मेरे नहाने का इंतजाम कर रहा है, कोई मेरा बेड साफ कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक ऐसे रूम में हूं जिसका किराया ही 500 रुपए है, तो उसमें इतने लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, मुश्किल से 1-2 लोग इतना इंश्योर करेंगे कि मेरे कमरे में बेड वेड और पंखा चल रहा हो। तो हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट सर्विस। अगर हमारी सर्विस देने का भाव होगा तो हमारे अंदर ग्रीडीनेस, करप्शन, वो सारे कम हो जाएंगे। तो ये मतलब बहुत गहरी बात कही गांधी जी ने, सर्विस दूसरों ही करो। एम्पैथी एंड कनेक्शन, जब आप दूसरों की सर्विस करते हो तो आपके अंदर एम्पैथी की भावना बढ़ती है, इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनने स्टार्ट होती है, आपको क्लैरिटी आती है। जब आप सेवा करते हो तो सामने वाला भी क्या कहते हैं, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, आप दूसरों की सर्विस करोगे तो आप भी सर्विस पाओगे। तो इससे हमारे अच्छे कनेक्शन बनते हैं। वो आदमी सबको अच्छा लगता है जो घर में काम करता है, बिकॉज काम करने वाला आदमी सबको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार आपके अच्छे कनेक्शन बनेंगे। ठीक है, जो बैठ के खाता है उसको कोई पसंद नहीं करता है। स्पिरिचुअल एंड इमोशनल फिलफिलमेंट, ये जब आप काम करते हो किसी को तो आपको इनर पीस महसूस होता है, सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक मीनिंगफुल हैप्पीनेस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि जीवन का पर्पस क्या है। पर्पस यही है, खुशी खुशी से जीना। लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस है, उसको जीना। ठीक है, मेटलिज्म थोड़ा बाहर आओगे तो आप समझ पाते हो। गांधी जी खुद भी यही मानते थे, उन्होंने भी अपने कपड़े, अपर बॉडी पे कपड़े त्याग दिए थे, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम लाइक दोज पीपल। वो भी ऐसे ही थे। तो गांधी जी ने पूरी उम्र सेवा ही करी है ना। इतने बड़े कॉलेज से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर थे, फिर भी उन्होंने सेल्फलेस सर्विस करी। और उन्होंने भी अपने पर्सनल लाइफ से भी लोगों को बताया था कि भाई अगर आप अपने पर्सनल बेनिफिट से हटके लोगों की सेवा करोगे ना तो आप ज्ञान को प्राप्ति हो जाओगे। नंबर 6,
इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज। जब आप किसी को हायर करना चाहते हो, किसी को मतलब आप अपने लिए काम करवाना चाहते हो, तो आप 3 क्वालिटी देखते हो। पहला है इंटीग्रिटी, दूसरा इंटेलिजेंस, तीसरा एनर्जी। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट वन द अदर टू विल किल यू। ये वॉरेन बफेट का फेमस वो है, कोट है। तो आप इससे क्या समझते हो? ये कहना चाह रहा है किसी भी आदमी को आप हायर करना चाहोगे तो आप 3 क्वालिटी देखोगे, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और एनर्जी। अगर उसके पास इंटीग्रिटी नहीं है और बाकी की 2 चीज है, इसका मतलब वो आपके लिए खतरनाक है। तो ये समझो कि एक ऐसी गाड़ी जो बहुत सुंदर है, बहुत तेज भागती है, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है, तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो वो आपको मरवा देगी। तो यही कहना चाहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो इंटीग्रिटी है ना, वो फाउंडेशनल वैल्यू है, वही सारी चीजों को बताता है। एक चाकू है, चाकू के अंदर धार हो, कितनी भी तेज हो, लेकिन चाकू को चलाने वाला अगर अच्छा नहीं है तो वो उसे सब्जी भी काट सकता है और वो उसे गर्दन भी काट सकता है और उसको ड्राम में भी भर सकता है। तो इस प्रकार से जो चलाने वाला है, इंटीग्रिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है वो कम इंटेलिजेंट हो सकता है एनर्जी कम हो, उसको बूस्ट पिला देंगे, उसको सिकंजी पिला के तैयार कर देंगे। इंटेलिजेंट कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा काम देर से हो जाएगा, लेकिन अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो भाई वो किसी काम का नहीं, वो आपके लिए खतरा बन जाएगा। तो इंटीग्रिटी को क्या बोला गया? इट इज अ फाउंडेशनल क्वालिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी होती क्या है? द साउंडनेस ऑफ करेक्टर। व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी इज, अगेन शब्दों का जाल है ये, साउंडनेस ऑफ कैरेक्टर। तो ये थोड़े से वर्ड है, ये आपको लिखते लिखते ही आएंगे। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? गांधी जी ने कहा था द एम ऑफ एजुकेशन इज टू बिल्ड द करेक्टर, नॉट टू अर्न द लिविंग। ठीक है, लिविंग तो एक भिखारी भी अपना अपना पेट भर लेता है भीख मांग के, बट एजुकेशन कहाँ काम आती है? एजुकेशन बिल्ड्स करेक्टर, इट बिल्ड्स योर वैल्यूज, इस प्रकार से। तो इंटीग्रिटी इज अ फाउंडेशनल वैल्यू। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी होगी तो यू कैन गेन ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, इसमें क्या है? रिस्क ऑफ इंटेलिजेंस एनर्जी विदाउट इंटीग्रिटी। अगर आपके पास इंटीग्रिटी नहीं है, एथिकल वैल्यूज नहीं है, तो भाई आप रिस्क कर रहे हो इस प्रकार, तो अनएथिकल डिसीजन लिए जाएंगे। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, जैसे ये स्कैम हुए, जैसे क्या बोलते हैं, सत्यम स्कैम हुआ, एनरॉन हुआ, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये फेसबुक का डेटा मिसयूज होता है। तो इतनी बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एनर्जेटिक, बट उनमें इंटीग्रिटी की कमी है। वो सो गलत चीज के लिए यूज करते हैं। मान लो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर को हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं और इसको हम बॉम्ब बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दैट इज इंटीग्रिटी, दैट इज नॉट इंटीग्रिटी। ठीक है, बॉम्ब बना के हम उसको खतरा मोल ले रहे हैं। तो आपको एग्जाम्पल जरूर देना है। तो इन इन कंक्लूजन आप यही कहोगे कि भाई ये जो अपने वॉरेन बफेट थे, इनका यही कहना था कि प्रेजेंट सिनेरियो में जब भी आप किसी को हायर करो ना, तो इंटीग्रिटी पहले देखो, बिकॉज इंटीग्रिटी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बनी रहेगी और आपको लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और आपका ग्रोथ होता रहेगा। अगर आपने उसको इंटीग्रिटी को नहीं चुना तो आपका आपका ऑर्गेनाइजेशन खतरे में है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।